मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज का अपना उप विषय है हड़प्पा संस्कृति में जनजीवन। प्यारे विद्यार्थियों, जनजीवन से अभिप्राय यह है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन लोगों का रहन सहन, खान पान आदि कैसा था, वो किस प्रकार के काम धंधे करते थे, उनका शासन कैसे चलता था, वो किसकी पूजा करते थे, उनके रीति रिवाज कैसे थे, आदि आदि बातों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं उनका राजनीतिक जीवन। हड़प्पा लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी असंभव है, क्योंकि अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण से विद्वानों में मतभेद हैं। पहले जानते हैं राजा के बारे में। पहले प्रश्न यह उठता है कि राजा कौन होता था, तथा उसका चयन कैसे होता था। इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु खुदाई से मिले तथ्यों के आधार से हम कुछ अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि राजा कौन होता होगा। हड़प्पा खुदाई में सामान्य नगर के साथ ही हमें ऊंचे क्षेत्र पर वैभवशाली निर्माण कार्य मिला है। यहाँ बड़े बड़े कमरे वाले विशाल भवन मिले हैं, जिनमें ये विशाल भवन स्तंभों पर बने हैं। तो कई जगह इन विशाल भवनों को अंदर से अनेक भागों में बांटा भी गया है। ये राजा के परिषद या जनता के साथ मीटिंग हॉल थे या व्यापारी के गोदाम थे, ये आज भी हम ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। आओ इस चित्र का निरीक्षण करते हैं। ये हड़प्पा की खुदाई में मिला एक नगर है मोहनजोदड़ो। इसको ध्यान से देखें कि एक तरफ ऊंचा निर्माण कार्य है। ये नगर दुर्ग का क्षेत्र इसको कहा गया है, यानी कि ऊंचे क्षेत्र को नगर दुर्ग कहा गया है। ये निचला नगर है। ये विशाल स्नानागार हमें मिला है, उसका चित्र है साथ में, और ये सामान्य नगर दिखाई दे रहा है। इसको निचला नगर कहा गया है। अब इस चित्र में भी हम देखते हैं ऊंचे स्थान पर बने किले नुमा स्थान। देखो, ये ऊंचे स्थान पर बना हुआ एक स्थान है जो नगर दुर्ग क्षेत्र कहलाता है, और इसके नीचे ये सामान्य नगर है। इन तथ्यों के आधार पर ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक नगर का अपना राजा होता होगा। पहला अनुमान तो ये हुआ। दूसरा, नगर के ऊंचे स्थान पर पुरोहित रहता होगा, और वो ही धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजकार्य भी देखता होगा। तीसरा अनुमान, नगर का व्यापारी राजा का कार्य भी करता होगा, क्योंकि ऊंचे स्थान पर हमें दुर्ग क्षेत्र में हमें गोदाम भी मिले हैं। तो ये तो रहा राजा के बारे में हमारा अनुमान। अब राजा क्या कार्य करता होगा, वहाँ के निर्माण कार्य और नगरों की बसावट से हम अनुमान लगाते हैं। राजा के द्वारा कार्यों के बारे में हमें सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। राजा नगर के झगड़ों को सुलझाता होगा, नगर की साफ सफाई, रोशनी व निर्माण कार्य योजना से हो इसका ध्यान रखता होगा,
उपभोग की सभी वस्तुएं नगर में उपलब्ध हों यह व्यवस्था करता होगा। भू राजस्व व अन्य कर इकट्ठा करना और उसको उचित जगह पर खर्च करने का कार्य भी राजा करता होगा। ये हमारा एक अनुमान लगाया हुआ राजा का चित्र है। पुरोहित राजा यानी कि धार्मिक कार्यों के साथ साथ राज कार्यों को भी देखता होगा। ये पुरोहित राजा का चित्र कहलाया है, ये मूर्ति कहलाई है। ये मूर्ति देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पुरोहित राजा की मूर्ति है। ये राजा का कार्य करता होगा, साथ ही धार्मिक कार्य भी करता होगा। साथ में देखो इसने चद्दर कैसे ओढ़ी हुई है, इस बाह से ये नीचे चली गई, दाढ़ी बढ़ी हुई है और चेहरे पर देखो तिलक लगा है माथे पर। आर्थिक जीवन। हड़प्पा लोगों के नगरों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन बड़ा ही समृद्ध जीवन था। इनकी समृद्धि का क्या कारण हो सकता है, यह उस समय के तथ्यों से ही स्पष्ट होता है। तो आर्थिक जीवन में पहला उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसका कारण यह था कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। सिंचाई नदियों द्वारा होती थी। नदी पर ये लोग बांध बनाना जानते थे। कुओं और ढीकली के माध्यम से भी ये लोग सिंचाई कार्य करते थे। ऊंट और बैल से हल चलाते थे। हल के प्रमाण हमें खिलौनों से मिलते हैं, वहीं हल की नालियां हमें कालीबंगा से मिली हैं। नालियां जिनको हम आम भाषा में खूड कहते हैं। चोलिस्तान व बनावली से खिलौना हल मिले हैं। शोरतुगही से नहर के अवशेष मिले हैं। पंजाब व सिंध से कुओं के, धौलावीरा से जलाशय के सिंचाई के प्रमाण हमें मिलते हैं। एक साथ कई फसलें उगाई जाती थी। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, कपास, तिल, सफ़ेद चना आदि की कृषि करते थे। ये कृषि उपकरण हम देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हल है। ये हल का एक खिलौना मिला है हमें। ये इसकी फाल है जो ज़मीन को काटती है। ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, ये जो छिद्र दिखाई दिया है, इसे बैल या ऊंट के साथ यहाँ से इसको जोड़ते थे। ये अन्य धातु की फाल हमें मिली हैं जो ज़मीन को काटने के काम आती थी। हल में लगाते थे इसको। ये फाल हैं, ये कुल्हाड़ा है। अन्य औजार भी मिले हैं। ये एक हैंडल है। ये बढ़ई द्वारा लकड़ी को प्लेन करने का रंदा है। ये अनेक हथौड़ा है। इसी तरह से अन्य औजार भी यहाँ हम देख रहे हैं, कुल्हाड़े आदि। पशुपालन। पशुपालन। हड़प्पा के लोग पशुओं का पालन मुख्य रूप से दूध, कृषि कार्य व बोझा ढोने के लिए, ऊन के लिए व मांस के लिए करते थे। भैंस, ऊंट, गधा, बैल, गाय, कुत्ता, सूअर, खरगोश, बतख, मोर, मुर्गी, तोते आदि ये पालते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। उद्योग। हड़प्पा में शिल्प उद्योग जैसे मटके बनाना, आभूषण बनाना, मूर्तियां बनाना, कपड़े बनाना, रंगना, विभिन्न प्रकार के कपड़ों के डिजाइन तैयार करना, धातुओं के बर्तन बनाना, कृषि के औजार बनाना, हथियार बनाना, मोहरे बनाना, भवन बनाना, फर्नीचर बनाना, छकड़े बनाना, छकड़े बैलगाड़ी को बोलते हैं, और खिलौने बनाना, इस प्रकार के उद्योग इनके हमें मिले हैं। व्यापार तथा वाणिज्य। हड़प्पा का व्यापार तथा वाणिज्य काफ़ी उन्नत था।
देश विदेश के साथ व्यापार होता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। जल से व्यापार के अवशेष हमें गुजरात के लोथल से बंदरगाह के रूप में मिले हैं। विदेशी व्यापार मगान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया से होता था। विदेशों से सोना, चांदी, तांबा, श्रृंगार की वस्तुएं तथा मूल्यवान पत्थर मंगवाते थे, जबकि विदेशों को सूती कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी दांत व अन्य वस्तुएं जिनमें मोर, लंगूर, बंदर आदि जानवर भी शामिल थे, इनका निर्यात करते थे। ये हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, गुजरात के लोथल में विश्व की सबसे प्राचीन बंदरगाह के अवशेष। इन अवशेषों में हम देखते हैं कि इन दोनों साइडों में ये माल रखने की जगह थी। इधर भी ये चबूतरे बने हैं, उधर दूर समुद्र है और समुद्र से जहाज यहाँ तक आते थे। इस तरह से ये हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं और संसार की प्राचीनतम बंदरगाह के अवशेष ये कहलाए हैं। तोल तथा माप। व्यापारिक सुविधा के लिए तोल माप की सुविधा बहुत ही अच्छी थी। बाट व मापक औजार हमें मिले हैं। बाट खूब मिले हैं। कुछ बाट तो इतने बड़े हैं कि उनको रस्सी की सहायता से उठाया जाता होगा। बाट ज़्यादातर चर्ट नामक पत्थर से मिले हैं। ये बाट हमें विभिन्न स्थानों से मिले हैं, परंतु इन बाटों में एक रूपता पाई गई है। ये बाट सरकारी नियंत्रण में तैयार होते होंगे, ये इस बात का प्रमाण है। ये सभी बाट 1:2:4:8, 16, 32, 64 के अनुपात में बने मिले हैं। ये नीचे हम चित्र में देख रहे हैं, ये तराजू है। इस तरह से ये बाट हैं छोटे, और छोटे से छोटा बाट ये देख रहे हैं हम, ये बड़े बाट भी हैं। तो इस तरह से चर्ट पत्थर के बाट हमें मिले हैं। सामाजिक जीवन। खुदाई से मिले तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा ही समृद्ध रहा होगा। सामाजिक जीवन की विशेषताएं देखते हैं। पहली सामाजिक जीवन की इकाई होती है परिवार। हड़प्पा लोगों के समाज की प्रमुख इकाई परिवार थी। परिवार में दादा दादी, माता पिता सभी साथ रहते होंगे, क्योंकि मकान बड़े बड़े मिले हैं। परिवार मात्र सत्तात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों की जो मूर्तियां मिली हैं उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, सामाजिक वर्गीकरण। समाज कैसे और किस प्रकार विभिन्न वर्गों में विभाजित था, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी हमें नहीं है, परंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि यह शासक वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बटा होगा। यह अनुमान वहां पर मिले मकानों के अवशेषों के आधार पर लगाया गया है। भोजन व पशुपालन। हड़प्पा में खुदाई में विभिन्न अनाजों के दाने मिले हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल आदि मिले हैं। इसके साथ ही ऊंट, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं, जिनको दूध, मांस व हल व बोझा ढोने के काम में लेते होंगे। ये चित्र हैं घरेलू उपयोग के बर्तनों के। ये बर्तन धातु के हैं, दोनों बर्तन ये बीच में रखे हैं, ये धातु के बर्तन हैं, ये भी धातु के बर्तन हैं। ये परात है और ये बड़ा मटका है धातु का। इसी तरह से ये मिट्टी के बर्तन का बड़ा मटका है, ये ढक्कन समेत बड़ा मटका मिला है। ये मटके का स्टैंड है। इस तरह से कि स्टैंड टूट गया
ये ढक्कन है मटके का, ये गिलास है मिट्टी के उस समय के पानी पीने के, ये अन्य छोटे बर्तन हैं। वस्त्र व आभूषण, सूती व ऊनी वस्त्रों के प्रमाण हमें मिले हैं। पुरुष धोती बनियान जो कुर्ते की तरह ही थी पहनते थे, परंतु ऊपरी अंग को ज़्यादातर चद्दर से ढकते थे। स्त्रियों की अनेक वस्त्र पहनी हुई मूर्तियां हमें मिली हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाएं लहंगे का प्रयोग करती थीं। आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों ही पहनते थे। शरीर के सभी अंगों का आभूषणों से अलंकृत करने के बड़े ही शौकीन थे। हार, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कमरबंद, नथनी, कानों की बालियाँ, पाजेब आदि ये लोग पहनते थे। सोना, चांदी, तांबे, हड्डियाँ व कीमती पत्थर के बने आभूषण भी पहनते थे। कई जगह मिट्टी के बने मनके भी मिले हैं। ताबीज आदि भी ये लोग पहनते थे। हार श्रृंगार, हार श्रृंगार के लोग बड़े शौकीन थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने की शौकीन थी। श्रृंगार का विभिन्न प्रकार का सामान हमें मिला है, जैसे दर्पण, हाथी दांत की कंघी, श्रृंगारदानी, विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेलों, पाउडरों और सिंदूर का प्रयोग करती थी। पुरुष भी दाढ़ी व मूछ रखने के शौकीन थे। मनोरंजन के साधन, ये लोग बड़े ही आमोद प्रिय थे। शतरंज व चौपड़ खेलना, पशु पक्षी पालना और उनकी लड़ाइयाँ करवाना, मछली पकड़ना व शिकार करना इनके मनोरंजन के साधन थे। ढोल व वीणा जैसे संगीत यंत्र बजाना, नाचना गाना भी मनोरंजन के साधन थे। बच्चे विभिन्न प्रकार के मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, जैसे बैलगाड़ी, सीटियाँ, झुंझुने आदि। चित्र में विद्यार्थियों हम हड़प्पाई लोगों के आभूषण देख रहे हैं। ये माला है, ये मणिये हैं, ये सोने से बना हुआ हार है जो शेरनख डिजाइन में बनाया गया है। इधर और अन्य आभूषण रखे हैं गले में पहनने के, ये बाजूबंद वगैरह और अन्य प्रकार के आभूषण हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें वहाँ से एक तांबे का दर्पण मिला है। ये हाथी दांत का कंघा है और ये श्रृंगारदानी है, जिसमें पाउडर या सिंदूर या अन्य श्रृंगार का सामान रखते होंगे। ये बच्चों के खेलने के खिलौने हमें मिले हैं। मिट्टी के भी हैं और धातु के भी कुछ खिलौने मिले हैं। ये देखो, इसी तरह से ये बैलगाड़ी के साथ खिलौना है। ये दूसरा बैलगाड़ी और सामान रखते होंगे, इस तरह बच्चे खेलते होंगे। ये देखो, बैलगाड़ी में सवारी बैठी है। तो कितने डिजाइनदार खिलौने ये लोग बनाते थे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने चित्र हैं चौसर और शतरंज के। ये चौसर के पासे हैं और ये शतरंज है। ये शतरंज के मोहरे दिखाई दे रहे हैं। पत्थर के ऊपर शतरंज के खाने बनाए गए हैं। मृतकों का संस्कार, मृतकों का संस्कार। हड़प्पा लोगों में मृतकों के अंतिम संस्कार की अनेक प्रथाएं थी। शवों को जलाना और उनकी राख को मिट्टी के बर्तन में रखकर दबाना, शवों को दबाना और उनके शव के साथ उनके उपयोग की वस्तुएं, मृत भांड व आभूषण आदि रखना।
तीसरा है शवों को खुले में छोड़ देते थे तथा जानवरों द्वारा खा लेने के बाद कंकाल को दबा देते थे। और चौथा, नदियों में भी शव को बहा देते थे। इस तरह से ये मृतदेह का संस्कार करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस चित्र में हम एक जगह इकट्ठे शवों को देख रहे हैं। ये शव बाढ़ या महामारी से मारे गए लोगों के होंगे, जो बाढ़ की मिट्टी से यहाँ दब गए होंगे। परंतु कुछ इतिहासकार इनका गलत अर्थ भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से ये लोग मारे गए और धीरे धीरे इनके शव मिट्टी में दब गए। परंतु ये कैसे संभव है? उस जमाने में तो जंगली जानवर भी बहुत होते थे। क्या वो इन शवों को उठाकर खींचकर नहीं ले गए? और शव इतनी जल्दी मिट्टी में कैसे दब जाएंगे? सैकड़ों साल की प्रक्रिया से एक नगर मिट्टी में दबता है, परंतु बाढ़ की मिट्टी से ऐसा जल्दी संभव हुआ होगा क्योंकि बाढ़ की चपेट में आकर के ही ये लोग मरे होंगे और बाढ़ के कारण से ये वहीं पर मिट्टी से दफन हो गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक और शव हम देख रहे हैं चित्र में। ये उल्टा सोए हुए व्यक्ति की तरह है। साथ में इसके बर्तन रखे हुए हैं उपयोग के, मिट्टी के। ये जोड़े के साथ एक दफन कंकाल हमें मिला है। साथ में ही योग मुद्रा में दफन एक योगी का कंकाल भी मिला है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, ये योग मुद्रा में बैठा हुआ योगी है जिसके हाथ उसके घुटनों पर हैं। धार्मिक जीवन। हड़प्पा लोगों का धार्मिक जीवन बहुत उन्नत था। उनके रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास आज भी हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं। देवी की पूजा। हड़प्पा संस्कृति के लोग देवी की पूजा करते थे क्योंकि कई जगह देवी की मूर्तियों पर धुएं के धब्बे मिले हैं जो इनके सामने घी तेल के दीपक धूप बत्ती आदि जलाने से हुए होंगे। मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है और एक जन्नी देवी की भी मूर्ति हमें मिली है, आगे चित्र में हम दिखाएंगे। शिव की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ हमें शिव की पूजा के अनेक स्थानों से अनेक प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुखों वाली मुहूर में योगी की मुद्रा में समाधि लगाए हुए दर्शाया गया है। उसने लंबे सींगों वाला मुकुट पहन रखा है। इसके इर्द गिर्द 4 जानवर, दाईं ओर हाथी और शेर तथा बाईं ओर गैंडा व सांड दिखाया गया है। उसके सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। यह शिव ही है जो आज भी हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे त्रिमुखी, पशुपति, योगेश्वर आदि। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने 2 चित्र हैं जो मातृ देवी के चित्र हैं। पहले को जननी माता का चित्र माना गया है। इनके सिर पर कितना सुंदर मुकुट है, अच्छे गहने पहन रखे हैं। और विशेष ध्यान करने की बात यह है कि इसकी नाभि से एक पौधा अंकुरित हो रहा है। नाभि से पौधा अंकुरित होना ये संदेश देता है कि माता के गर्भ से ही बच्चे प्राप्त होते हैं और इस तरह से स्त्री की जननी देवी के रूप में पूजा की गई है। दूसरा चित्र भी मातृ देवी का है। ऐसी अनेकों मूर्तियां हमें मिली हैं।
अच्छा, इसने अपने सिर पर ताज पहन रखा है, साथ ही अच्छे आभूषण पहन रखे हैं और नाचने की मुद्रा में है। ये भगवान पशुपतिनाथ का चित्र है। ये दो मोहरें हमें मिली हैं, इनको ध्यान से देखिए। एक मोहर में भगवान शिव योग मुद्रा में बैठे हैं और सींगों वाला मुकुट पहन रखा है, साथ में हाथी है, शेर है, बैल है, गैंडा है। नीचे देखिए इनकी ये हिरन खड़ा है। तो सभी हिंसक और अहिंसक जानवरों के रक्षक भगवान शिव को माना गया है, इसलिए भगवान शिव को हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं। पशुओं तथा वृक्षों की पूजा के भी प्रमाण हमें मिले हैं। हड़प्पा से मिली विभिन्न प्रकार की मोहरों से यह स्पष्ट होता है कि ये लोग पशुओं और पेड़ों की पूजा करते थे। आज भी हिंदू समाज में ये पूजा प्रचलित है। ये लोग सांड, हाथी, गैंडा, चीता आदि की पूजा करते थे। एक देवी की मूर्ति मिली है जो दो शेरों को गर्दन से पकड़े हुए हैं। देखकर लगता है कि यह माँ दुर्गा का आरंभिक रूप है। अनेक मोहरों से पीपल के चित्र भी मिले हैं, जो पीपल पूजा आज भी हम करते हैं। अन्य धार्मिक विश्वास, कई पत्थर व छल्ले ऐसे मिले हैं जो किसी धार्मिक विश्वास को प्रकट करते हैं। लिंग व योनि के अनेक चित्र और अवशेष मिले हैं जो आज भी हम शिव रूप में पूजते हैं। ये लिंग संसार में सृजन शक्ति को दर्शाते हैं। बहुत से स्नानागारों से जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। नागों तथा सूर्य की पूजा के प्रमाण मिले हैं। लोथल, कालीबंगा तथा बनावली से हवन कुंड मिले हैं। तावीज भी मिले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि ये लोग भूत प्रेत आदि में भी विश्वास करते थे। कई प्रकार के अंधविश्वास इन लोगों में रहे होंगे, ऐसा हम इनसे अनुमान लगाते हैं। ये देखो विद्यार्थियों, लिंग और योनि की पूजा के अवशेष। ये खुदाई में हमें एक विशाल शिवलिंग मिला है, ये देखिए। इसी तरह से ये लिंग योनि का चित्र है। ये नीचे भी लिंग योनि की पूजा का चित्र है। साथ ही ये हवन कुंड है। दो कमंडल रखे हैं जो आज भी हमारे साधु महात्मा रखते हैं। दो चित्र हम देख रहे हैं। एक चित्र में हम एक सींग वाला पूजनीय पशु देख रहे हैं। ये पशु आज भी इस प्रकार का अस्तित्व में नहीं है। ये क्या था इसके बारे में अनुमान नहीं लगा पाए हैं, परंतु ये एक सींग वाला श्रृंगी पशु माना गया है और इसकी पूजा करते होंगे ऐसा अनुमान है, क्योंकि इस चित्र के सामने हमेशा ये वाला हिस्सा भी हमें मिलता है। इसी तरह से कुबड़ वाला बैल है जिसको आज भी हम पूजते हैं। ये हड़प्पा के विभिन्न पूजनीय चित्र हम देख रहे हैं। ये देखिए दाईं तरफ ये पीपल का चित्र है, साथ ये बैल खड़े हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। ये नीचे देखिए पीपल के पत्तों वाला एक चित्र है। फिर बाईं तरफ ये ऊपर देखिए ये सर्प, ये अनेक प्रकार के जानवर और साथ में भगवान शिव बैठे हैं। इसी के नीचे हम देख रहे हैं एक महिला दो शेरों को गर्दन से पकड़े हुए है, नीचे हाथी है। तो ये माँ दुर्गा का आरंभिक रूप माना गया है। तो विभिन्न प्रकार की पूजाएं हम इसमें देख रहे हैं। आओ विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण।
पहला कारण बाढ़, अचानक नदियों में बाढ़ आई होगी और कुछ लोग मर गए होंगे तो शेष लोग पलायन कर गए होंगे। भूकंप, हो सकता है अचानक बड़ा भूकंप आया हो और लोग दबकर मर गए होंगे, क्योंकि अनेक घरों से हमें शव मिले हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है। तीसरा अग्नि, कुछ विद्वान बलूचिस्तान में जलने के प्रमाण मिलने पर अनुमान लगाते हैं कि अचानक कोई अग्निकांड हुआ होगा जिससे यह नष्ट हो गई है। चौथा है पर्यावरण असंतुलन। जॉन मार्शल व डॉक्टर रोनाल्ड ये मानते हैं कि ज़्यादा जंगल काटने से वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ा होगा और ये लोग स्थान छोड़कर चले गए होंगे। पांचवा महामारी, कोई महामारी आई होगी और ये सब खत्म हो गए होंगे। छठा बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या असंतुलन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। सातवां व्यापार में गिरावट। प्रोफेसर आर एस शर्मा का कहना है कि व्यापारिक गिरावट के कारण राजनीतिक अस्थिरता आई होगी और ये लोग इधर उधर चले गए होंगे। आठवां एक कारण आर्यों का आक्रमण। कुछ विद्वान इसको कारण मानते थे, परंतु आधुनिक खोजों ने यह प्रमाणित कर दिया कि ये आरंभिक आर्य ही थे। हमने भी अनेक प्रमाण देखे। हमने देखा भगवान शिव का योग मुद्रा में चित्र और एक योगी का चित्र, आज भी हम इसी मुद्रा में बैठकर योग करते हैं। फिर भगवान शिव की पूजा आज भी हम करते हैं। इसके अलावा साधु संतों के कमंडल मिले हैं जो आज भी साधु रखते हैं। फिर प्रकृति पूजा के प्रमाण मिले हैं, पीपल के पूजा के प्रमाण मिले हैं, पशुओं की पूजा के प्रमाण मिले हैं, बैल की पूजा के प्रमाण मिले हैं, सर्प की पूजा के प्रमाण मिले हैं, लिंग और योनि की पूजा के प्रमाण मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं जो आज भी हमारे लिए पूजनीय हैं। इस तरह से अनेक प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा ही लोग आरंभिक आर्य थे, आरंभिक ही सनातन संस्कृति के लोग थे। इसी के साथ आज का हमारा यह व्याख्यान समाप्त होता है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न। हड़प्पा के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा का सामाजिक व धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पा में राजा के बारे में विद्वानों के क्या विचार हैं? और एक बड़ा प्रश्न लिखना है, हड़प्पा के जनजीवन पर प्रकाश डालिए। इसी के साथ हमारा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।